से ठीक है, भारत का आपने तिरंगा आपने इतनी सारी बातें गिनाई हैं। जाता एक है। सवाल मेरे पास है आपके लिए एहसन सिंह साहब, मैं आऊंगा आपके पास उस सवाल को लेकर, लेकिन मुझे लग रहा है अभी तौसीफ जी इसका जवाब देना चाह रहे हैं। मैं पहले सिंह साहब तौसीफ को जी जवाब और देना हाँ चाहूंगा। विजय जी जवाब दे दें, फिर मैं जो आपने बात कही है उसको लेकर एक सवाल है, मैं आऊंगा आपके पास। बोलिए तौसीफ साहब। देखिए सिंह साहब, जो आपने गुजर बकरवाल की बात की, यहाँ गुजर बकरवाल की जो रिजर्वेशन है वो यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 20-25 साल से चल रही है। जो गुजर बकरवाल के पास जो रिजर्वेशन है, हमारे बहुत सारे केएस ऑफिसर्स हैं, हमारे बहुत सारे जो अभी अब रिटायर भी हो चुके हैं, तो वो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब बैकग्राउंड ओबीसी पर आए हैं। तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि उनको रिजर्वेशन ये पिछले 5 साल में बीजेपी ने दी है। वो उनके पास था, पहले से था रिजर्वेशन उनके पास। दूसरा, जो आपने कहा है कि जम्मू और कश्मीर को डिवाइड कर रहे हैं, नहीं, हम जम्मू कश्मीर को डिवाइड नहीं कर रहे हैं। हमारा हमेशा से काम रहा है जम्मू कश्मीर को जोड़ने का। हम सिर्फ जम्मू कश्मीर को जोड़ने का काम कर रहे हैं। हमने हमने मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि हमने जम्मू में भी बीजेपी के खिलाफ गुस्सा देखा, हमने श्रीनगर में भी बीजेपी के खिलाफ गुस्सा देखा। हमने श्रीनगर में भी वैसे लोग देखे जो जो शायद जिनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता धारा 370 से। हमने जम्मू में भी वैसे लोग देखे कि जो चाहते हैं कि धारा 370 वापस आए। देखिए, ये आपको समझना पड़ेगा, ये एक नॉर्मल वो निष्पक्ष होकर बात कर रहा हूं मैं ये नहीं कि मैं अभी पीडीपी को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, मैं निष्पक्ष होकर बात कर रहा हूं। ये आपको मानना पड़ेगा कि आप भी जम्मू से हैं। देखिए, जो नौकरियां यहाँ पर थी या जो यहाँ के गवर्नमेंट जॉब्स जो है, और जो यहाँ पे हमारी मेडिकल सीट्स, इंजीनियरिंग सीट्स, या जो भी पीएससी की ये जो भी नीट वगैरह के थ्रू जो सीट्स हमारी आती हैं, वो हमारे बच्चों में ही बिकती जाती थी, जम्मू कश्मीर लद्दाख के बच्चों के अंदर। तो वो हमने देखा कि अब मेरा बच्चा जो जिसका स्टैंडर्ड अभी स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन का है, वो कहाँ सीबीएसई के साथ कहाँ कंपटीशन करेगा। स्कूल्स हमारे उस स्टैंडर्ड के नहीं है कि जब दिल्ली का बच्चा यहाँ पर कंपीट करने आएगा, नेचुरली वो मेरे बच्चे को साइड कर देगा। नौकरियों के लिए भी यही हाल होगा, यही हाल हमारी नौकरियों के लिए भी होगा। तो आपने ये कर दिया है कि इसी आंकड़े की वजह से मैंने बोला कि हमारी बेरोजगारी बढ़ गई है, जबकि हम पहले यहाँ जम्मू कश्मीर के बच्चे ही, चाहे जम्मू का डोगरा, श्रीनगर का मुसलमान, कोई भी सिख ईसाई पंडित जो भी हो, जिसके पास जम्मू कश्मीर का स्टेट सब्जेक्ट है, वही बच्चा नौकरी, अब मैं आ रहा हूँ डॉक्टर, इंजीनियर। ठीक है, मैं आऊंगा। विजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ विजय जी आप बोलिए, फिर मैं आ रहा हूँ, आप दोनों के पास। मैं ये कहना चाहता हूँ, पता नहीं जम्मू कश्मीर के लोगों को ये गलत फहमी क्यों है कि वहाँ के युवाओं में ही बेरोजगारी है। अरे बेरोजगारी तो पूरे देश भर में है। 2014 में मोदी जी ने कहा था 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे। ऑन रिकॉर्ड देश भर के युवाओं से 2 करोड़ रोजगार हर साल छीनने का काम मोदी सरकार ने किया है। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि लाखों लोग इस देश को छोड़कर भाग रहे हैं हर साल। और अभी राहुल गांधी जी से जो बाहर कई देशों में युवाओं ने मुलाकात की, उन्होंने बताया कि कोई 50 लाख का कर्जा करके, कोई 1 करोड़ का कर्जा करके यहाँ से भागकर विदेश में नौकरी की तलाश में गया है। ये तो देश का इन्होंने हाल कर दिया। ये जिस तरक्की की बात करते हैं, वो जनता की खून पसीने की कमाई टैक्स के रूप में लूट कर इस मोदी सरकार ने इकट्ठा किया है, जिसका भांडा फोड़ होगा। मैं भी कश्मीर के लिहाज से बात कर रहा हूं, मैं घाटी के हिसाब से बात कर रहा हूं। मैं टूरिज्म के आंकड़े अगर देखूं, अजय मुझे बताइएगा अगर मैं गलत हूं, क्योंकि जो मैंने फिगर्स वगैरह देखे हैं वो ये बताते हैं कि पिछले कुछ सालों की तुलना में पिछले 1-2 साल में घाटी में जो टूरिज्म है वो बढ़ा है और टूरिस्ट की संख्या भी बढ़ी है। अजय, तो 1.5 साल में जो कश्मीर में सैलानी आए हैं, वो नंबर इतना ज़्यादा है कि उसके बाद कश्मीर के जो लोग हैं, कहीं ना कहीं आप एक चीज में इसे आप माने या ना माने, मगर कश्मीर में जो एक अलग तरह की लग रहा था कि चुनावों में जो नतीजे हैं वो डिफरेंट, बहुत ज़्यादा डिफरेंट होंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर में 370 टूटा है, नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी उसे भुनाने में लगी है, अंदर खाने से लोगों को काफ़ी नाराज़गी होगी। मगर जो सैलानी आए, जो पत्थरबाजी खत्म हुई, जो टेररिज्म की घटनाएं, टेररिस्ट एक्टिविटीज जो हैं वो कम हुई, आतंकी हमले कम हुए, उसके बाद कहीं ना कहीं जब सैलानियों ने आकर वहां पर लोगों को रोजगार दिया, उनकी अर्निंग बढ़ी, तो उसका कहीं ना कहीं असर ग्राउंड पे दिखता है। आज कश्मीर में आप किसी गली मोहल्ले में जाएं तो वो दिखता है। कश्मीर में लोगों ने वोट बढ़ चढ़ कर डाले हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं। हमारे एक साथी रशपाल जी बोल रहे थे कि 3% वोटिंग कम हुई है, मगर यह भी सच है कि कश्मीर के उन इलाकों में जहां कई सालों से वोट भी नहीं डला था, कहीं एक भी वोट नहीं डलता था, उन पोलिंग स्टेशन पर भी वोटिंग हुई है। इसके ये जम्मू में या श्रीनगर टाउन में वोटिंग कम हुई है, ये सही है,
मगर ऐसे इलाकों में जहां कभी वोटिंग नहीं होती थी वो बदला भी है। ये चीजें जो हैं वो कहीं ना कहीं कश्मीर को थोड़ा सा एक ये कहेंगे कि राहत दे गई, और यही वजह है कि अगर आज लग रहा है कि 40% से ज्यादा इंडिपेंडेंट कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं और वो जीत भी सकते हैं, सारे नहीं जीतेंगे मगर काफी जीत सकते हैं, इस चीज की चीज है। अल्ताफ बुखारी की पार्टी हो, गुलाम नबी आजाद ने अलग दल बनाया, उनके लोगों को वोट डलेगा, वो जीतने की कहीं कगार पर पहुंच सकते हैं, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं चल रहा है, इसका असर दिखेगा। मगर रोहित, मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा, जिस तरीके से कांग्रेस को जम्मू कश्मीर में इन चुनावों में प्रचार करना था, आप सोचिए प्रधानमंत्री या गृह मंत्री या डिफेंस मिनिस्टर या नितिन गडकरी या जेपी नड्डा जम्मू कश्मीर में इतने दौरे लगाए, इतने रैलीज की, इतनी जनसभाएं की, उसके कंपैरिजन में आप कांग्रेस को देखेंगे तो कांग्रेस ऐसा लग रहा था कि कहीं ग्राउंड में है नहीं। कांग्रेस अगर आज चुनावों में अगर उसके नतीजे उसके बहुत ज्यादा फेवर में नहीं जाते तो उसके पीछे की वजह राहुल गांधी के 2 या 3 दौरे थे, उनमें से भी शायद 1-2 रद्द हो गए मौसम की खराबी के चलते या किसी और के चलते। प्रियंका गांधी आती हैं, एक जनसभा करती हैं बॉर्डर के एक इलाके में, वहां एक जनसभा होती है। मल्लिकार्जुन खड़गे आते हैं, एक बार 2 कार्यक्रम थे, एक जगह पहुंच नहीं पाते, दूसरी जगह पहुंचे तो वहां पे वो बीमार हो गए। तो कहीं ना कहीं ये चीजें कांग्रेस को बहुत वीक कर गई जम्मू रीजन में, जहां पर चुनाव वो लड़ रहे थे। और इसी के चलते उमर अब्दुल्ला ने कहा था कि अब कश्मीर में जाइए, देखिए क्या हो रहा है, वहां अपनी कैंपेन को देखिए, जम्मू में जाइए और कश्मीर को छोड़िए। तो ये चीजें जो है वो कहीं ना कहीं इस अलायंस को खलेंगी भी। मगर एक चीज में रोहित जरूर ऐड करना चाहूंगा, समय कम है, मगर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो कह रहे थे कि कश्मीर में डेवलपमेंट हुई है, चाहे वो इंश्योरेंस पॉलिसी हो, चाहे वो हेल्थ के लिए लोगों को इंश्योरेंस का पैसा मिला, चाहे वो डेवलपमेंट की बात हो, टूरिज्म आया, मगर सवाल उनसे ये है कि क्या कश्मीर में वो खाता खोल पाएंगे, कितनी सीटें हासिल कर पाएंगे? यही सवाल था, मैं कह रहा था इनसे पूछूंगा, इसी सवाल को लेकर मैं जाने भी वाला था कि आपने जम्मू में तो पूरी ताकत लगाई, लेकिन कश्मीर में जहां पर आप डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, जहां मैं टूरिस्ट के बढ़ते आंकड़ों की भी बात कर रहा हूं, वहां पर क्या डर था बीजेपी को कि आपने सब सीटों पे अपने कैंडिडेट्स नहीं उतारे? कोई गठबंधन भी ऐसा नहीं था? मैं जवाब दूं? जी जी सिंह साहब। देखिए, मैं दोनों लोगों का जवाब देता हूं। अभी हमारे पीडीपी के मित्र ने बड़ी सुंदर बात कही, और बात कहते कहते उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के जो स्कूल कॉलेजों की स्थिति है वो भारत के दूसरे भौगोलिक स्थिति में स्थापित स्कूल कॉलेजों के हालात से भिन्न है। इन्होंने स्वीकारा, इसका मतलब कि जम्मू कश्मीर के आज तक की जितनी सरकारें रही वो भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के वो बाकी ने कोई काम ही नहीं किया। आज भी आप लाचारी की बात कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी समग्रता से सोचती है, वो ये मान कर चली है कि जैसे भारत के स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी IIT IIM एम्स के विद्यार्थी हैं, उसी तरह का पैटर्न, उसी तरह का माहौल, उसी तरह की चीजें हमें जम्मू कश्मीर में भी पैदा करना, इस नाते भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प लिया। एक बात। दूसरी बात आपने कहा, तो मैं आपको बताऊं कि भारतीय जनता पार्टी ये मानकर चलती है, जब भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश में 6% वोट मिल रहा था, तब भी भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रवाद और विकासवाद को अपनाया। भारतीय जनता पार्टी ने समग्रता से सोचा, विकास को सोचा। और वो सारी बात आपकी ठीक है सिंह साहब, लेकिन मेरा सवाल सिर्फ यही है कि कश्मीर में क्यों इतने कम मिलेंगी? सीधा मैं उस पर जवाब दे रहा हूं। कितनी सीटें मिलेंगी आपको? आप देखिए कि बहुत सारे भारत के, कश्मीर को छोड़ दीजिए, भारत के बहुत से ऐसे प्रदेश हैं जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। तेलंगाना में हमारी सरकार नहीं है, फिर भी देखेंगे कि जो केंद्र की अभी जो पॉलिसी है उसमें तेलंगाना को सर्वाधिक धन दिया जाता है। जो बजट पेश हुआ उसमें पश्चिम बंगाल और तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और गुजरात से ज्यादा थे। तो भारतीय जनता पार्टी ये नहीं सोचती कि जहां हमको नहीं वोट मिल रहा है वहां हम विकास के कार्य नहीं। मतलब आप ये मान रहे हैं कि कश्मीर में वोट नहीं मिलेगा आपको, इसलिए कम उम्मीदवार उतारे? नहीं, आपका सवाल था इसलिए मेरा जवाब था। भारतीय जनता पार्टी तो मान के चल रही है कि हम अच्छे कार्य किए हैं, और कोई भी विद्यार्थी अच्छा पढ़ाई किया रहता है, अच्छा परिणाम आता है, कोई किसान अच्छा कार्य किया रहता है, फसल होती है। ठीक है, मैं जो जम्मू कश्मीर के पत्रकार हैं, मैं उनसे इस पर एक रिएक्शन ले लेता हूं। गठबंधन कैसे होगा, सरकार कैसे बनाएंगे रोहित जी, सरकार कैसे बनाएंगे?
ये भाजपा के लोग जिनको आतंकवादी कहते थे ना, अब उनके भरोसे है कश्मीर के अंदर। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही राशिद है, इंजीनियर के ऊपर हाथ है इनका। मतलब नहीं, ये ये आपसे सरकार बन रही है। निश्चित तौर पे हम आपको विश्वास दिलाते हैं नहीं, कि हम सहयोग के साथ सरकार बनाएंगे। मतलब इसका मतलब गठबंधन को लेके कुछ चल रहा है दिमाग में, इसका मतलब गठबंधन को लेके कुछ चल रहा है दिमाग में। आप स्वीकारिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही PDP है। या निश्चित NC? तौर पे बहुत अच्छी सरकार बनेगी जो जम्मू कश्मीर के खुशहाली के लिए, जो प्रदेश के विकास में, देश के विकास में भागीदार होगी। और जो मोदी जी का विकसित भारत बनाने का नेशनल संकल्प है, कॉन्फ्रेंस उसमें और जम्मू कश्मीर पीडीपी का ऐसी बहुत बड़ा पार्टियां योगदान जिन्होंने होगा। बीजेपी के साथ पहले भी ये कर लिया है गठजोड़, कि अगर इनको जरूरत पड़ेगी ये उसमें भी ये पीछे नहीं हटेंगे। अगर जरूरत पड़ेगी तो बीजेपी के साथ भी करने वाले हैं। अगर कश्मीर की पार्टीज कभी भी आइसोलेशन में नहीं रही हैं, वो हमेशा नेशनल पार्टीज के साथ रही हैं। हाँ, चाहे कांग्रेस के साथ रही हो या बीजेपी के साथ रही हो। जब एनडीए फर्स्ट था तब नेशनल कॉन्फ्रेंस साथ में थी, और बाद में पीडीपी ने जो है वो गवर्नमेंट बनाई है बीजेपी के साथ। जहां तक कश्मीर की बात है, इंटरेस्टिंग है इस बार सिर्फ 3 डिस्ट्रिक्ट ऐसी हैं जहां पे बीजेपी का कोई कैंडिडेट कंटेस्ट नहीं कर रहा। बाकी सब डिस्ट्रिक्ट में बीजेपी के कैंडिडेट कंटेस्ट कर रहे हैं। कुपवाड़ा से 2 हैं, बांडीपुरा से 3 हैं, श्रीनगर से 4 हैं, बडगाम से 2 हैं, पुलवामा से 2 हैं, शोपियां से 1 है, तो अनंतनाग से भी 5 हैं। तो ये जो स्टैटिस्टिक्स हैं, देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं, नेशनल कॉन्फ्रेंस एक लीडिंग पार्टी रही दशकों तक। रीजन क्या था कि उन्होंने हल्का जो उन्होंने निशान रखा हुआ है अपना, वो ये है कि टिनलिंग राइट्स जो थे वो मिले थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दिए थे जेएंडके के रेजिडेंट्स, और उसका भरपूर फायदा भी हुआ, कश्मीर में भी हुआ, जम्मू में भी हुआ। अगर कोई ये सोचता है कि आर्टिकल 370 के रिमूवल से नहीं, मुझे सिर्फ ये चीज बताइए, मुझे हाँ रशपाल जी, मेरी बात सुन लीजिए। हाँ, इसमें इसका जो इम्पैक्ट है वो आपको 15 से 20 साल बाद मिलेगा। अभी इमीडिएटली कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, कोई इम्पैक्ट नहीं आपको देखने को मिलेगा। डिवीजन हो सकती है, लेकिन इसका इम्पैक्ट जो है 15 से 20 साल बाद मिलेगा। मुझे सिर्फ यही अपने ऑब्जर्वेशन बताइए, फिर मैं यही ऑब्जर्वेशन सुशील जी से भी लूंगा। क्या गठबंधन की ही सरकार बनेगी? इसमें कोई शक ही नहीं है, कोई डाउट ही नहीं है। ये जो स्टैटिस्टिक इस वक्त आएंगे वो आप ये मान के चलिए, बीजेपी अकेले जो है वो सरकार नहीं बना सकती। और मैं तौसीफ शाह से भी पूछ लेता हूं। तौसीफ साहब, कोई है संभावना? 2014 से 18 तक तो साथ रहे हैं आप लोग, इस बार नतीजों के बाद कुछ संभावना, कुछ चल रही है बात अंदर? बिल्कुल भी नहीं। इसकी तो कोई संभावना ही नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी हमने यही नहीं, संभावना एक्चुअली पहले भी नहीं थी, लेकिन हाँ संभावना पिछली बार भी नहीं थी, लेकिन हो गया था। ठीक है, आपने कह दिया बिल्कुल नहीं, आपने कह दिया बिल्कुल नहीं। एक रिएक्शन मैं एसएन सिंह साहब से भी ले लूं, हाँ या ना? एसएन सिंह साहब, कोई है संभावना? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर सरकार बनाने जा रही है और सब लोगों ने स्वीकार लिया है। आपने ही बताया, यहाँ पे इतने वरिष्ठ बैठे हैं, उन्होंने कहा पीडीपी की हालत बहुत खराब है, पीडीपी 3-4 सीट पाएगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जब ये कह दिया कि हम पुनः 370 बहाल करेंगे, पुनः आतंकवादी घटनाओं की मदद करेंगे, वहां के लोगों ने साथ छोड़ दिया। तो भारतीय जनता पार्टी साथी कौन होगा? एसएन सिंह साहब, साथी कौन आगा वो तो बताइए। अब साथी के तौर पे तो आप ही यहाँ पर बैठे हुए हैं, सहयोग तो दे रहे हैं, चर्चा में तो सहयोग दे ही रहे हैं, और ये विश्वास आप वो वही पूछ रहे हैं कि आप किसका सहयोग लेंगे? में बताइए, वो यही पूछ रहे हैं कि आप किसका सहयोग लेंगे? इंजीनियर सीधे जो बाकी हैं वो आपके साथी माने अच्छा ठीक है, मुझे 1 मिनट दीजिए, एक मिनट दीजिए, मैं आ रहा हूँ। एक ब्रेकिंग न्यूज है, 1 मिनट दीजिए सुशील भाई, मैं आपके पास आ रहा हूँ, 1 मिनट मुझे दीजिए। हरियाणा चुनाव से रिलेटेड एक ब्रेकिंग न्यूज है इस वक्त, और ये क्या है कि 5 बजे तक 61% वोट हो चुका है हरियाणा में। आदमपुर में 5 बजे तक 66% वोटिंग हुई है। अंबाला कैंट में 5 बजे तक 59.3% वोटिंग हुई। कालका में 5 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज 58 है। अंबाला शहर में 5 बजे तक 55% वोट डाले गए हैं। अटेली में 5 बजे तक 66% वोटिंग हुई है। ऐसे ही बादली में 66%, भिवानी में 55.5% वोट हुए हैं। यानी कि 5 बजे तक का आंकड़ा आ गया है, और अभी तक जो ओवरऑल आंकड़ा आया है हरियाणा का, जो 90 विधानसभा सीटों पर वोटिंग चल रही है, वो ये कह रहा है कि 5 बजे तक हरियाणा में
करीब 61% लोगों ने अपना वोट डाल दिया है। 6 बजे तक वोटिंग चलेगी, अभी थोड़ा सा टाइम और बचा है 15 मिनट का, और 6 बजे वोटिंग बंद हो जाती है। फिर उसके बाद आपको पता ही है कि जितने लोग लाइन में लगे होते हैं अंदर आ जाते हैं, वो वोट करते हैं और फिर अपना वोट कास्ट कर सकते हैं। तो ब्रेकिंग न्यूज़ आपकी इस वक्त बता रहा हूं मैं आपको। हरियाणा का विधानसभा चुनाव आज दिन भर चर्चाओं में रहा और अब सिर्फ आखिरी 15 मिनट बचे हैं हरियाणा में विधानसभा चुनाव की वोटिंग पूरा होने में। 5 बजे तक 61% वोटिंग हुई है और आप ये मान के चलिए कि जो आखिरी का 1 घंटा होता है वो हमेशा ये माना जाता है कि बम्पर वोटिंग वाला घंटा होता है। आखिरी के 1 घंटे में लोग निकल के आते हैं, फिर वोट करते हैं। तो ऐसे में ये उम्मीद कर रहे हैं कि कम से कम 6 से 7% का वोटिंग परसेंटेज और बढ़ेगा और लगभग 68-69 के आसपास ये आंकड़ा जाकर ठहरेगा हरियाणा के चुनाव का। आप सभी का शुक्रिया साथ में जुड़ने के लिए। इधर हरियाणा के विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग आपको बता दूं कि मैं